नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में शहर शहर आपका प्रदर्शन। जी हां, नोएडा कानपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। नोएडा में कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 18 में जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। जी हां, उनकी अरेस्टिंग हुई है। और कानपुर में भी आप कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया वहां पर प्रदर्शन करते हुए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, नोएडा से तस्वीरें आपके सामने, कानपुर से तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश में हर जगह पर कुछ इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है। आपका ये प्रदर्शन, आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूपी के शहर शहर आपका प्रदर्शन, और उससे जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके सामने। नोएडा में प्रदर्शन किया गया, कानपुर में प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करके पुलिस की गाड़ी में भरकर वहां से इन लोगों को हटाया गया। नोएडा की बात करें या फिर कानपुर की, दोनों ही जगह कमोबेश कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। जी हाँ, नोएडा में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 18 में ये प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने। आप कार्यकर्ताओं ने यहाँ जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस ने दौड़ा इन कार्यकर्ताओं को पकड़ा। एक एक करके पकड़ते हुए गाड़ी में बैठाते हुए इन लोगों को वहां से हटाया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय दरअसल ये तमाम कार्यकर्ता जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर आप कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया। विनायक गुप्ता हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विनायक, तस्वीरों से समझा जा सकता है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ियों में भरकर उन्हें वहां से हटाया। फिलहाल किस तरह की मौजूदा परिस्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 18 में जो है आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और यहाँ से प्रदर्शन करते हुए वो सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस ज्ञापन देने जा रहे थे कि, और उनका साफ तौर पे कहना था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कि योगी सरकार में जो आए दिन क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, इस चीज को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं नोएडा का जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने साफ तौर पे उनको समझाने की कोशिश की थी कि आप यहीं पर हमें ही ज्ञापन दे दीजिए और कोई सड़क जाम मत कीजिए, कोई प्रदर्शन मत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से हमें ज्ञापन देकर चले जाइए। फिलहाल उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम पैदल चलते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंच करके सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे। इस चीज को लेकर के जब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की तो वो दौड़ने लगे, तो पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ा है, और कम से कम 20 से 30 लोगों को जो है थाना 20 में अरेस्टिंग की गई है। उनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करते हुए, जिन्हें पकड़ा गया है? जी, आपको बता दूं कि नोएडा के कार्यकर्ता कम से कम 50 से 70 लोग वहां पर मौके पे पहुंचे हुए थे, और उन्हीं सब लोगों में से कम 30 लोगों को जो है, जो पुलिस की वैन थी उसमें भर करके लेके गए हैं, और उनके खिलाफ सख्त जो भी धारा 144 का उल्लंघन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आप कार्यकर्ता कुछ इस तरह से वहां प्रदर्शन करते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया आपका विनायक गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए। न सिर्फ नोएडा बल्कि कानपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। यहाँ भी आप कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जमकर हो हंगामा किया। जी हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार पटरी से उतरती नजर आ रही है, और इसी मुद्दे को उठाते हुए आप कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, या यूं कहा जाए, आप कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर ये धमकी दी कि अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो फिर और अधिक बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध और महिलाओं पे अत्याचार इस कदर बढ़ रहे हैं कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है। इसी क्रम में रायबरेली के लालगंज में अभी एक दलित युवक को झूठे आरोप में पुलिस ने उठाया, थाने में बंद किया, और उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा कि वो थाने में ही उसकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि उस दलित युवक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, और पूरे प्रदेश में जो दलितों पे उत्पीड़न हो रहे हैं, इसको प्रदेश सरकार
तत्काल प्रभाव से रोके। पुलिस के दम पे ये जो गुंडागर्दी करवा रही है प्रदेश सरकार, इस पे रोक। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम जी, वहां कानपुर में किस तरीके से यूपी सरकार को घेरा गया आप कार्यकर्ताओं के द्वारा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? राम जी, आवाज आ रही है? लगता है संपर्क हो नहीं पाया है। दोबारा रामजी शर्मा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, वहां की ताज़ा परिस्थितियां जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये तस्वीरें आपके सामने, जिस समय आप कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वहां पर नारेबाजी की, ज़मीन पर बैठकर वहां पर पुरजोर तरीके से विरोध जताया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई, उस पर सवाल खड़े करते हुए उसके हवाले से यहाँ योगी सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला गया और धमकी भरे लहजे में कहा गया कि अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, पटरी पर नहीं आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर इस आंदोलन को और बड़े स्तर पर किया जाएगा। कानपुर से रामजी शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। कानपुर में किस तरीके से आपने सरकार को घेरा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, कानपुर छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था पूरा बेपटरी हो चुकी है, जिसको लेकर के लगातार लोगों में तो आक्रोश है ही, जिसको लेकर के आज आप कार्यकर्ता ने जिला जज जो है कानपुर में उनके नेतृत्व में डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी। उनका कहना है कि गुंडों के बल पर और जो पुलिस के बल पर जो सरकार चल रही है, ये चलने नहीं दी जाएगी। लगातार दलितों पर और जो महिलाओं का अपराध का गिराफ बढ़ा है, इसको रोका जाए, क्योंकि योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि अपराध का गिराफ कम हुआ है, लेकिन अगर हकीकत और ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपराध के गिराफ लगातार बढ़ रहा है। इस अपराध के गिराफ को कम करने के लिए आज आप करताओं के जो कार्यकर्ता थे, जो जिला जज थे, एक नेतृत्व होकर डीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिला अधिकारी के गैर मौजूदगी पर गेट पर ही प्रदर्शन किया और नारेबाजी करी और उन्होंने मांग करी है कि जो महिलाओं के प्रति और दलितों के खिलाफ जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए, अन्यथा आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और इस सरकार को उखाड़ने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में लगातार अपराध के खिलाफ बढ़ रहा है। इसे कम करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो घर से निकलने से कहीं ना कहीं डर रही, सरकार है कि उनसे कोई अपराध या घटना घटित न हो जाए। जी राम जी, ऐसे में क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है या फिर इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा लिया गया है? जी, यहाँ पर जिलाधिकारी गेट के बाद जो प्रदर्शन हुआ था, इसकी जानकारी संबंधित थाने पहुंची, वहां पुलिस आई और कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा करके दूसरे ले गई है। उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि जो भी उनकी मांगे उन तक पहुंचाया जाएगा, उनको पूरी करने का प्रयास करेगा। फिलहाल यहाँ से सभी होता है पुलिस लाइन आप कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है। जी, यानी कि कुल मिलाकर राम जी, कानून व्यवस्था के बहाने निशाना सरकार पर साधा जा रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, जो अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर के आप कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा जो है, जो उनकी तरीका है काम करने का, वो सही नहीं है। यही कारण है कि कानून व्यवस्था लगातार बेपटरी होती जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रामजी शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इस तरह से सरकार को घेरते हुए यहाँ पर आपका ये प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स नजर आया। और इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से, राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। राम मंदिर का नक्शा पास हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में नक्शा पास हुआ। सर्वसम्मति से बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास किया गया। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया का नक्शा पास, लगभग 13,000 कवर्ड एरिया का भी नक्शा पास होने की जानकारी है। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे अयोध्या से। बता दें आपको कि 13,000 कवर्ड एरिया में श्री राम मंदिर बनाया जाएगा और इससे जुड़ा हुआ नक्शा पास हो गया है। सभी की सहमति से, जहां सर्वसम्मति से इसे पास किया गया। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ये बड़ी खबर, अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम संबंधित लोगों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से बैठक में राम मंदिर का नक्शा पास कर दिया गया। 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया का जो नक्शा था उसे पास कर दिया गया है, यानी कि एक कदम और आगे ये काम बढ़ गया है। राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ अयोध्या से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं।
राघवेंद्र, नक्शा पास हो गया है, यानी कि आगे आने वाले समय में और भी इससे जुड़ी हुई अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। बिल्कुल शिल्पा, देखिए राम मंदिर का निर्माण जैसे ही राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी, उसके बाद से लगातार जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं वह अपना कार्य को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में जो है ट्रस्ट के सदस्य और महामंत्री के द्वारा जो है एक प्रस्ताव भेजा गया था एडीए को, यानी अयोध्या विकास प्राधिकरण को, जिसमें विकास प्राधिकरण बोर्ड के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव के द्वारा जो है एक प्रस्ताव पास कर दिया गया, जिसमें 2,74,110 वर्ग मीटर में ओपन एरिया नक्शा पास किया गया। 13,000 कवर्ड एरिया का भी नक्शा पास किया गया, जिसमें राम मंदिर का निर्माण होना है। डेवलपमेंट पूरी तरीके से राम मंदिर का किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो ये नक्शा पास हुआ है वो कहीं ना कहीं से एक बड़ी खबर है आज दर्शकों को लेकर के, जहां राम मंदिर की आस्था को लेकर तमाम दशकों से जो है राम भक्तों की आंखों में जो सपना था वह कहीं ना कहीं से पूरा होता नजर आ रहा है। ऐसे में पूरे अयोध्या वासी, अयोध्या के साधु संत और यहाँ की आवाम जो है उत्साहित होती नजर आ रही है। यानी कि कदम दर कदम अब आगे बढ़ता जाएगा राम मंदिर निर्माण का कार्य, और इस तरह से एक एक करके खुशखबरी मिलती जाएगी राम भक्तों को। बिल्कुल शिल्पा, देखिए राम मंदिर की आधारशिला रखने से पहले ही जहां राम मंदिर को निर्माण को लेकर कार्यशाला में पत्थर तराशी का एक बड़ा कार्य किया जा रहा था, और दर्शक यहाँ पर लगातार जो है पत्थर तराशी का कार्य देख पा रहे थे। ऐसे में जब राम मंदिर निर्माण को लेकर के फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई। खुद इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे, तमाम सारी बैठकें भी हुई, और उसके बाद जब भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के नक्शा पास हुआ है, यानी 5 शिखर बनाए जाएंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर के। 2 तल्ले में पूरा राम मंदिर होगा। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तमाम सारे विग्रहों की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। बड़ा सा गुम्बद होगा, और कई सारे पार्क एरिया को भी बनाया गया है, पार्किंग एरिया को भी बनाया गया है। ऐसे में एक जो दृश्य तस्वीर जो खुलकर सामने आ रही है वह वाकई अयोध्या को चमकाने वाली है। और ऐसे में जो अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के जो राम भक्त हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं अयोध्या से, उनकी आस्था भी कहीं ना कहीं से बढ़ रही है, और राम मंदिर का निर्माण और विस्तार भी हो रहा है। यानी कि अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हुई कि अब तेजी के साथ आगे राम मंदिर निर्माण कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र शुक्ला इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर हापुड़ से, किसानों के नाम पर यहां पर लोन का मामला। जी हां, सीबीआई की टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है और पिछले 5 दिनों से किसानों के साथ पूछताछ की जा रही है। सिंभावली क्षेत्र के गांवों में किसानों से पूछताछ जारी है। दरअसल साल 2011 में किसानों के नाम पर लोन लिया गया था। ओरिएंटल बैंक के डिफॉल्टर की श्रेणी में कार्रवाई शुरू की गई थी। इससे पहले ही सीबीआई ने दिल्ली शाखा में एफआईआर भी दर्ज की थी, और अब सीबीआई की टीम ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी है। पिछले 5 दिनों से लगातार किसानों से पूछताछ चल रही है। जिन जिन किसानों का नाम इस मामले में सामने आया, किसानों के नाम पर लोन लेने का ये मामला, साल 2011 का ये पूरा मामला, जिसकी जांच पड़ताल लगातार सीबीआई कर रही थी, और अब पिछले 5 दिनों से इस मामले ने सुर्खियां बटोरी और तेजी के साथ दरअसल अब इस मामले में पूछताछ हो रही है। और सीबीआई की टीम के एक्टिव होते ही वहां पर तमाम किसानों से पूछताछ भी की जा रही है। 2011 में किसानों के नाम पर दरअसल लोन लिया गया था। ओरिएंटल बैंक के डिफॉल्टर की श्रेणी में इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई थी। सीबीआई के पास जब ये मामला पहुंचा, मामले की कार्रवाई शुरू हुई, जांच पड़ताल शुरू हुई। तो अब फिलहाल पिछले 5 दिनों से लगातार किसानों से सीबीआई की टीम बाकायदा पूछताछ कर रही है, जिन जिन का नाम इसमें सामने आ रहा है। मोहित चौधरी हमारे साथ हापुड़ से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहित, 5 दिनों से लगातार किसानों से यहाँ पर पूछताछ हो रही है, सीबीआई की जांच पड़ताल लगातार जारी है। कहां तक सीबीआई की ये तफ्तीश पहुंच पाई है? क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, और आगे ये कार्रवाई किस तरफ जाती हुई, जांच किस तरफ जाती हुई? देखिए, पूरा मामला सिंभावली शुगर मिल का है, जहां पर 2011 में सिंभावली मिल के चेयरमैन और प्रबंधकों पर जो यहाँ के किसान हैं, उन किसानों की फर्दों पर मिल के द्वारा 110 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। किसानों के साथ एक तरीके की धोखाधड़ियां करी गई थी, जिसके किसानों को जानकारी होने के बाद किसानों ने जो मिल के चेयरमैन हैं और जो प्रबंधन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से इसकी मामले की यहाँ पर जांच चल रही है, और जो है सीबीआई की टीम
यहाँ 2 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने आसपास के ग्रामीण में जो किसान है, जो पूछताछ तो हो रही है कि गिरफ्तारी की भी कोई खबर है? फिलहाल अभी गिरफ्तारी कोई खबर नहीं है, लेकिन जो सीबीआई की टीम है वो किसानों से साक्ष्य जुटाने में जुड़ी हुई है। और सीबीआई की टीम ने यहाँ पर कुछ जो कार्ड है, उनके जो फोटो है वो मैच किए हैं, लेकिन जो सिग्नेचर है उन्हें वो मैच नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर अभी और भी गहनता से जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए। खबर अब अयोध्या से। प्रिंसिपल की देखरेख में अंधकार में बच्चों का भविष्य। जी हाँ, न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में खुली प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार की पोल। दरअसल सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रगीत, सीएम और डीएम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार के पास कक्षा 5 में पढ़ाए जाने वाले आसान से सवालों के जवाब तक नहीं मिले। बड़ी साठगांठ से चलते घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वीरेंद्र कुमार डटे हुए हैं। रोजाना ड्यूटी पर आते हैं, चले जाते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं, इसका अंदाजा आप अब खुद ही लगा सकते हैं। जब खुद ही उन्हें इस बात के इन तमाम आसान से सवालों के जवाबों के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो आखिरकार बच्चों को वो क्या पढ़ाते होंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय धनौली में प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार कार्यरत है, वहां पर उनकी पोस्टिंग है। और आखिर अगर यही हाल रहा तो कैसे लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहेंगे। यूं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लेकर अलग अलग प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है उसको लेकर आज न्यूज़ वन इंडिया पहुंचा है पूर्व माध्यमिक विद्यालय धनौली जो मवई ब्लॉक में है। और हम यहाँ की हकीकत को चेक करने के लिए मौजूद हैं। सुबह 8 बजा हुआ है। प्रधानाचार्य वीरेंद्र वर्मा इस समय विद्यालय में हैं। हालांकि कोरोना को लेकर के बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन प्रधानाचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे समझते हैं कि आखिर किस तरीके से विद्यालय चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। कोरोना काल में बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन विद्यालय खुला हुआ है, क्या कहेंगे? 8 से 1 विद्यालय खुलता है और जो विद्यालय का कार्य होता है वो मैं कार्य करता हूँ। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? कितनी दूर आपका आवास और कब से हैं आप यहाँ पर? सर, हम यहाँ पे 21/7/2015 में हेडमास्टर होके आए हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर मेरा घर है, रसूलपुर मजरे कुशहरी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? क्या कहेंगे? नई जानकारी है? एक मिनट, हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब। जज का क्या नाम है? सर, सब कुछ बता सकते हैं आप, क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे थे। जी हाँ, बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये क्या है? आप मुंह से बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है, बोलिए। सर, हमारा बीपी भी बहुत हाई है और हमें यहाँ फोड़ा निकला हुआ है, पथरी भी बहुत है सर। इस दिक्कत। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या? श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रगीत? आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और अगर यदि आपको ही इन सारी चीजों को नहीं मालूम है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है इस समय? कोविंद नाथ, श्री कोविंद नाथ। तो असल में यह वह हकीकत है। प्रधानाचार्य हैं वीरेंद्र वर्मा जी, 2015 से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन इन्हें इस देश के उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं मालूम, इस देश के राष्ट्रपति के बारे में नहीं मालूम, संविधान के तमाम उन मुद्दों को नहीं मालूम जिनकी असल हकीकत है। आखिर भविष्य क्या होगा बच्चों का, वह न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में लगातार कैद हो चुका है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ वन इंडिया, अयोध्या। तो देखा आपने, न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में ये हकीकत सामने आई और इस वक्त हमारे साथ जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। वरुण जी, ये हकीकत अभी हमने देखी, दर्शकों को दिखाई, तमाम तरह के सवाल, ये तस्वीरें खड़े करती है कि आखिरकार शिक्षा का इतना भद्दा मजाक यहाँ अयोध्या में क्यों बनाया जा रहा है? शिल्पा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सक्रियता बनाए हुए हैं। हाँ। परंतु अयोध्या का बेसिक शिक्षा विभाग वो विवादास्पद स्थिति में चल रहा है। हाँ।
जिस हिसाब से प्रधानाध्यापक की बात मैं सुन रहा हूँ, वो जितनी बीमारियां बता रहे हैं उस हिसाब से तो उन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। जी इसके अतिरिक्त, हेलो, हाँ बोलिए। इसके अतिरिक्त जो है ये 3 किलोमीटर से आते हैं, ये क्या करते हैं ये ठीक से बता नहीं पाए मौके पे। हाँ, और ये जिस बच्चों को पढ़ाते होंगे उनका सवाल भविष्य यही भी तो वो है भगवान वरुण भरोसे की है। प्रधानाचार्य के पद पर आप बैठे हैं, साल 2015 से 5 साल हो गए हैं आप डटे हुए हैं उसी पद पर। अच्छी खासी मोटी तनख्वाह हर महीने आपके अकाउंट में आती होगी, लेकिन कक्षा 5 के कुछ आसान सवालों के जवाब तक वो नहीं दे पाए। इससे ये पता चलता है कि ये बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं। अगर ये चुपचाप क्लास भी ले रहे होते तो इन प्रश्नों का उत्तर दे देते। ये क्या कॉपी चेक करते होंगे, और इन्हीं लोगों की देन है जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। इनके वजह से ही गरीब आदमी भी अपना पेट नहीं पाल पाता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ा रहा है जिससे कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये सब जानकारी हुई या वो अभी भी आंखें मूंदे बैठे हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी आंखें मूंद के ही बैठे हुए हैं। अब देखना है कि वो आगे क्या करते हैं इस विषय पे। लेकिन ऐसे में तो वरुण, लोग जाहिर तौर पर डरेंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने पर, क्योंकि अगर वहां के प्रधानाचार्य की ये हकीकत सामने आएगी तो जाहिर तौर पर अगर ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे और फिर कैसे बढ़ेंगे बच्चे? जी, शिक्षा की स्थिति तो बहुत बदतर है। वहां भी देखने पे भी चीजें पता चली कि संवाददाता ने बताया कि प्रधानाध्यापक जो है मजमा लगा के बैठे हुए थे, गांव के कुछ लोग बैठे थे, समय पास कर रहे थे, और कैमरा देखते ही लोग वहां से निकल गए। उसके बाद प्रधानाध्यापक बैठ के और सारी बीमारी का बहाना रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीएस से संतोष पांडे खुद जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। संतोष जी, आवाज आ रही है? जी बताइए। संतोष जी, क्या आपको जानकारी है कि अयोध्या में, धनौली में एक ऐसे प्रिंसिपल भी अपने पद पर मौजूद हैं जिन्हें देश के उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है, और वो पिछले 5 सालों से अपने पद पर बने हुए हैं? संतोष जी बताइए। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? क्या आपके संज्ञान में मामला है कि इस तरह के प्रधानाचार्य अपने पद पर बने हुए हैं? इस बारे में आपके माध्यम से ही जानकारी हो रही है। तो सर, ऐसे में आप ये बताएं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? सरकारी स्कूलों की अगर ये हकीकत होगी, अगर वहां पर इस तरह से प्रधानाचार्य बिना नॉलेज के अगर अपने पद पर बैठे रहेंगे, ऐसे में ऐसे प्रधानाचार्य बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे फिर आगे बढ़ पाएंगे? तो फिर आप ये जो शिक्षा को लेकर तमाम तरह के जो दावे करते हैं, उन दावों को मत कीजिए, खोखला साबित होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हकीकत में तो वो तत्समय विद्यमान चयन प्रणाली के आधार पर समस्त शिक्षक चयनित होते हैं। उस समय जो परीक्षा या मेरिट की जो भी प्रणाली रही उसको उस परीक्षा में मेरिट में अर्ह पाए जाने पर ही भर्ती हुए हैं। तो ऐसी दशा में उनका समय समय प्रशिक्षण कराया जाता है। कोई विशेष। अब ये बताएं संतोष जी कि आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? कार्रवाई होगी भी या फिर ठंडे बस्ते में मामला डाल दिया जाएगा? ऐसे मामलों में कोई कोई प्रकरण नहीं है। अगर अपने संज्ञान में आएगा तो सिलेबस का संज्ञान में तो आ गया। आपने अभी तो बताया कि हाँ आपको जानकारी हुई है, तो ऐसे में आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? आप पता करेंगे क्या स्थिति है, जो हमारे विभाग के नियम कानून निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। और क्या सिर्फ इसी प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी? न जाने ऐसे और कितने प्रधानाचार्य होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे आखिरकार उनकी धरपकड़ हो पाएगी? आप बेसिक शिक्षा अधिकारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो हमारी जिम्मेदारी है, उसका संज्ञान मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा है। अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन किया जाएगा। चलिए ठीक है, हम भी इंतजार में रहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई और क्या कार्रवाई आप करते हैं। शुक्रिया आपका संतोष पांडे जुड़ने के लिए। तो प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार के पास कक्षा 5 के कुछ आसान सवालों तक के जवाब नहीं है, और वो प्रिंसिपल पद पर पिछले 5 सालों से काबिज है और धड़ल्ले से अपनी मोटी मोटी तनख्वाह हर महीने अकाउंट में उठाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ।